10th क्लास बिहार बोर्ड के सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आज हिंदी के गद्य खंड का चैप्टर नंबर 9 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आविन्यो। लेखक कौन है बच्चे? अशोक वाजपेयी। और यह गद्य नहीं बल्कि ये पद्य है बच्चे, ये कविता है। आविन्यो क्या है जी? कविता है। तो इसमें शिक्षा इसे क्या मिलेगी या प्रेरणा इस पाठ को पढ़ने से क्या मिलेगी? एक प्रश्न पूछता है कि आविन्यो से क्या प्रेरणा मिलती है या इससे क्या शिक्षा मिलेगी? तो इस कविता से यह प्रेरणा मिलती है, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, बदलाव होते रहता है, समय पीला पड़ जाता है, फिर भी हमारे स्वप्न मरने नहीं चाहिए और हमें बिना झुके पूरी रचनात्मकता के साथ अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। इसे सीख लेना है बच्चे। हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं। कभी मान लो पापा की तबीयत खराब होती है, कभी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई रिश्तेदार मर जाता है, कभी घर में पैसे नहीं रहते हैं, कभी खाने के लिए दाना नहीं मिलता है बच्चे। लेकिन हमें इस जीवन से निराश नहीं होना है। सुख दुख जीवन में आएंगे जाएंगे, समय पीला पड़ जाएगा, स्वप्न मरने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि मैं तो जीवन ही मेरा बर्बाद हो गया, मैं बेकार हो गया। लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए बच्चे। जो आज दुख है तो कल सुख होगा। जीवन परिवर्तन का नाम है बच्चे। हमेशा तुम्हें अनवरत अपने रास्ते पे चलते जाना है। तो इस पाठ की व्याख्या हम करेंगे। आविन्यो क्या है? एक प्रश्न पूछता है कि आविन्यो क्या है। लिखेंगे कि आविन्यो दक्षिण फ्रांस में स्थित रोन नदी, जिसे राइन नदी के नाम से भी हम जानते हैं, तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है जो कभी पोप की राजधानी भी थी। किसकी राजधानी थी? पोप। ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं तो उनका पवित्र स्थल समझ लो पोप में माना जाता है। और ईसाई वाले पोप की राजधानी कहाँ रखे थे? कभी आविन्यो में। तो आविन्यो कहाँ स्थित है बच्चे? दक्षिणी फ्रांस में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दिया था कि आविन्यो कहाँ स्थित है। 1 नंबर में दिया था उत्तरी फ्रांस और 2 नंबर में दिया था दक्षिणी। तो अगर तुम गौर नहीं करते हो तो तुम क्या मार दोगे? फ्रांस याद रहेगा, उत्तरी मार देंगे सबसे पहले, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो पहले उत्तर आता है तो बच्चे क्या मार देते हैं? उत्तर। लेकिन हम क्या टिक मारेंगे बच्चे? तो ये एक नगर है, एक शहर है। आविन्यो क्या है जी? एक शहर है जो कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में। और ये पहले पोप की राजधानी थी। अभी एक समझ लो ये एक प्रसिद्ध शहर हो गया है। ठीक है। लेखक वहाँ के पीटर ब्रूक नामक लेखक के बुलावे पर आविन्यो गए हैं, जो विवादास्पद पुस्तक महाभारत लिखा है और उसे वहाँ पहली बार प्रस्तुत करता है। याद रखेंगे, पूछता है कि इसमें से अशोक वाजपेयी आविन्यो क्यों गए हैं? तो लिखेंगे कि दक्षिणी फ्रांस में एक लेखक है जिसका नाम है पीटर ब्रूक। क्या नाम है बच्चे? पीटर ब्रूक। भारत की एक कहानी है महाभारत। उस महाभारत को पीटर ब्रूक ने जब लिखा है तो वहाँ विवाद हो गया है। विवाद किस लिए बच्चे? तुम जानते हो महाभारत की कहानी में द्रौपदी का नाम सुने हो। द्रौपदी के कितने पति थे? 5 पति थे। तो जब वो लिखता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, माता ने कहा कि जाओ बच्चों 5 मिल बांट के खा जाओ। तो ये द्रौपदी 5 अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर के ये पत्नी हो गई। तो वहाँ विवाद हो गया कि भाई ऐसा कैसे होगा जी, एक पत्नी के 5 पति कैसे हो सकते हैं? तो उसी विवाद को समझाने के लिए, इस कहानी को सुलझाने के लिए, बताने के लिए हमारे देश के कौन? अशोक वाजपेयी कहाँ गए हैं? आविन्यो। समझ में आ गया बच्चे? तो क्यों अशोक वाजपेयी वहाँ गए बता देगा सब। कहते हैं लेखक आविन्यो में अपने साथ क्या लेकर गया था? तो लिखेंगे लेखक आविन्यो में अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें तथा संगीत के कुछ टेप्स लेकर गए थे तथा वहाँ कुल 19 दिन तक रहे। कितने दिन तक रहे बच्चों? और वहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कितनी रचनाएं लिखी? तो लिखेंगे यहाँ 35 कविताएं एवं 27 गद्य लिखे हैं। कितनी कविता लिखे थे? 35 कविता। और गद्य कितने लिखे थे?
तो लेखक अभिन्यों में 19 दिन रहकर क्या महसूस किए, ये प्रश्न पूछता है। तो लिखेंगे लेखक अभिन्यों में 19 दिन रहकर वहाँ पवित्रता, शांति और प्रेम का अनुभव किया, और वहाँ की प्राचीनता, ऐतिहासिकता तथा संवेदनशीलता को आधार बनाकर कविता, गद्य तथा पद्य की रचना करता है और अपनी रचना में अभिन्यों को अमर रखता है। अभिन्यों के रोन नदी, राइन नदी के तट पर जब वो बैठता है लेखक, तो वहाँ पवित्रता अनुभव करता है, शांति का बड़ा अनुभव करता है, बच्चे प्रेम का अनुभव करता है, वहाँ की प्राचीनता को देखता है, ऐतिहासिकता को देखता है, और अभिन्यों में इतनी रचनाएं लिखता है कि अभिन्यों उनकी रचनाओं में अमर हो जाता है, इतना अमर कि आज हम लोग क्लास में बैठकर अभिन्यों को पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया बच्चे? ये क्वेश्चन कहता है कि नदी के तट पर बैठना किस प्रकार का अनुभव देता है। तो लिखेंगे एक बार लेखक अभिन्यों के राइन नदी के तट पर बैठे हुए अनुभव करता है कि नदी के तट पर बैठना एक तरह से नदी के साथ बहने जैसा होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। दरअसल नदी के पास होना नदी होने जैसा का एहसास दिलाता है। परीक्षा में पूछता है कि नदी के पास होना कैसा एहसास दिलाता है? नदी के जैसे तुम लोग नदी देखे हो कि नहीं बच्चे? नदी या नहर या नाले के पास में जो ईंट का बना हो तो उस पर कभी बैठ जाना, पैर नीचे करके उस बहते हुए पानी को देखना। कभी लगता है कि पानी बह रहा है, मैं भी बह रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं स्थिर हूँ, पानी बह रहा है, और कभी कभी लगेगा कि पानी स्थिर है, मैं बह रहा हूँ। तो ये सब स्थिति माने लेखक को नदी के तट पे बैठ के एहसास होता है। इसीलिए लेखक कहता है कि नदी के तट पर बैठकर अपने आप को तटस्थ कर पाना मुश्किल है। एक जगह मन को शांत आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि मन क्या करता है, नदी के साथ कभी कभी बहने लगता है, कभी स्थिर हो जाता है, और कभी नदी बहती है, कभी मन बहता है। इसीलिए नदी के पास होना किसके जैसा एहसास दिलाता है? नदी होने के जैसा एहसास दिलाता है। अगला क्वेश्चन कि लेखक सोचता है नदी के पास जाकर तटस्थ रह पाना संभव नहीं है। कैसे? पूछता है परीक्षा में, नदी के पास रहकर तटस्थ रह पाना संभव नहीं है, कैसे? तो लिखेंगे क्योंकि खुले हृदय पर नदी की धारा, लय और प्रवाह का सीधा प्रभाव पड़ता है, और हमारी तटस्थता उसी के साथ बह जाती है। और इस तरीके से अभिन्यों में माने लिखेंगे हम लोग कि नदी के तट पर रहकर अपने आप को तटस्थ कर पाना मुश्किल है। समझ में आ रहा है ना जी? कभी भी हम जैसे ही कोई हम जाते हैं तो देखते हैं कि नदी बह रही है तो मन भी बह रहा है। कभी लगता है कि नदी बह रही है, हम स्थिर है, कभी लगता है कि हम बह रहे हैं, नदी स्थिर है। इसीलिए नदी के तट पर रहकर वहाँ तटस्थ रह पाना माने अपने आप को स्थिर रख पाना मुश्किल है। लिख लोगे? अब लेसन समाप्त है। थोड़ा सा और इसमें पढ़ेंगे कि अभिन्यों में, लिखेगा अभिन्यों की विशेषताओं को लिखें। तो लिखेंगे अभिन्यों में हर वर्ष गर्मी के दिनों में फ्रांस और यूरोप का रंगारंग समारोह हुआ करता है। कौन समारोह? रंगारंग समारोह उससे कहते हैं बच्चे, जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नाच गाना, वादन, नृत्य, संगीत, मनोरंजन सब लोग करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रंगारंग। तो अभिन्यों में हर वर्ष रंगारंग समारोह कब होता है बच्चे? गर्मी के दिनों में। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और उस गर्मी के दिनों में जो रंगारंग समारोह अभिन्यों में होता है, वहाँ कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? फ्रांस और यूरोप के। तो कहता है यहाँ का ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा लेना। पूछता है कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में कि ला शत्रुज क्या है। क्या पूछेगा? ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। जैसे यहाँ पे हिंदुओं में कई विचारधारा के लोग रहते हैं ना जी। कोई शैव भक्त है, कोई वैष्णव भक्त है, कोई महावीर भक्त है, कोई हनुमान का, कोई सरस्वती भक्त, कोई दुर्गा पूजा का, दुर्गा जी का कोई भक्त है। उसी प्रकार वहाँ ईसाई संप्रदाय का एक संप्रदाय है कार्थूसियन संप्रदाय। उसी का वह एक मठ है जो अब कला के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पहले ईसाई मठ था,
लेकिन अब क्या हो गया है, कला के कहते सब लोग आइए, सब लोग मिलकर रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, एंजॉय करेंगे। आ रहे समझ में? तो अब कहता है आगे क्वेश्चन कि आविन्यों में कवि श्री अशोक वाजपेयी एक कविता लिखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। एक नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर किसने लिखा है? तो कौन लिखा? बोल अशोक वाजपेयी। कहता है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर से क्या समझते हैं? तो लिखेंगे प्रतीक्षा करते हैं पत्थर अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया एक कविता है, जिसमें कवि पत्थर का चित्रण सजीव मानव के रूप में करते हैं। वे बताते हैं कि ये पत्थर युगों युगों से हमारी सभ्यता तथा संस्कृति की कहानी को मुख्य भाषा में व्यक्त करते चले आ रहे हैं। प्रतीक्षा करते पत्थर पाषाण के रूप में नहीं, बल्कि एक इतिहास पुरुष के रूप में मानव विकास की कहानी शुरू गुरु के रूप में कर रहे हैं, जो हम इनके दर्द, पीड़ा और संवेदना को बताते हैं। लिखेंगे प्रतीक्षा करते हैं पत्थर एक ऐसी कविता है जिसे अशोक वाजपेयी ने लिखा है, और अशोक वाजपेयी ने बताया है कि कोई भी साहित्यिक जगह, ऐतिहासिक जगह जहां हम जाते हैं, जो पत्थरों से ताजमहल बना है, जिन पत्थरों से लाल किला बना है, वहाँ हम ही में से कुछ बुड़बक किस्म के लोग जाते हैं और उन पत्थरों पे जाकर अपना नाम लिख देते हैं। वे पत्थर जो हमारे ख़ानदान में कभी कोई वहाँ पे गया है, मान लो ताजमहल पे, और हमारे मानो दादा परदादा को देखा है, कितना सभ्य आदमी है, वो प्रतीक्षा करते रहता है कि काश कि इसका कोई वंशज मेरे पास आता। और मानो कि दादा गए थे, खूब बढ़िया से देखे सुने, पत्थर को झाड़ झूड़ के आ गए साफ करके, और हम लोग जाते हैं और उस पर जाकर अपना नाम लिखने लगे, ये लो मंगरुआ है ये। तो उस स्थिति में वो पत्थर क्या कहता है कि ये उस खानदान का चिराग है जो कितना सभ्य हुआ करता था, लेकिन आज प्रतीक्षा करते करते कि इसके खानदान के कोई आए तो उससे बेहतर हो जाए, लेकिन ये तो कमीना निकल गया, दुष्ट निकल गया। ये आता है तो नाम लिखता है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश करता है। आ रहा समझ में ना? इसलिए जो पत्थर होते हैं किसी भी माने ऐतिहासिक स्थल पे, उस पर जाके हमें अपना नाम लिखना चाहिए कि नहीं? नहीं लिखना चाहिए बच्चे, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे पत्थर युगों युगों तक प्रतीक्षा करते हैं हमारे वंशजों का, और हमारा मूल्यांकन भी करते रहते हैं कि हम लोग अच्छे हैं कि बुरे। इस तरीके से यह लेसन समाप्त होता है बच्चे। आविन्यो, तो आविन्यो क्या है बच्चे? दक्षिणी फ्रांस में स्थित एक शहर है जो कभी पोप की राजधानी हुआ करता था। अब गर्मी के दिनों में वहाँ रंगारंग कार्यक्रम होता है, और इसी आविन्यो में पहले कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ भी हुआ करता था। अब रंगारंग कार्यक्रम होता है बच्चे, और यह आविन्यो में ही एक रोन नदी है, जिस नदी की चर्चा लेखक करता है। लेखक क्या क्या अपने साथ लेकर गया है, टाइपराइटर से लेकर टेप रिकॉर्डर से लेकर बुक तक कितनी रचनाएं करता है, ये सब देख लेते हैं, और ये लेसन समाप्त होता है। समझ गए बच्चे ठीक से? और इसके बावजूद भी यदि कोई दिक्कत होता है तब तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ है।